नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं मापन एवं मात्रक टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 को। उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि मापन एवं मात्रक टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम कुछ उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और इनमें से सुपर टेट में भी पूछा गया प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। यानी कि जो एसआई पद्धति आप पढ़ते हैं जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पद्धति कहते हैं, इसके अंतर्गत जब आप लेंस की शक्ति को मेजर करते हैं तो उसकी इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। यानी लेंस की शक्ति की इकाई आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वाट, ऑप्शन बी कहता है डायोप्टर, ऑप्शन सी कहता है ऑप्टर और ऑप्शन डी कहता है मीटर। तो आपको बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत हमने कुछ अन्य प्रमुख मात्रकों को डिस्कस किया था, जिसमें आपको लेंस की शक्ति की इकाई भी देखने को मिला होगा। इसको जिसमें हम मेजर करते हैं वो करते हैं डायोप्टर में, इसलिए इसकी इकाई को हम डायोप्टर कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। यानी कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि जो एम्पियर है वो क्या नापने की इकाई है। यानी कि किसके मेजरमेंट में हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं या एम्पियर यूनिट के रूप में हम किसका मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है वोल्टेज, ऑप्शन बी कहता है करंट, ऑप्शन सी कहता है प्रतिरोध और ऑप्शन डी कहता है पावर। तो आपको बताना है कि एम्पियर का मेजरमेंट हम किसके यूनिट के रूप में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर का मेजरमेंट हम करते हैं विद्युत धारा के मेजरमेंट के लिए और विद्युत धारा को हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि एम्पियर नापने की जो इकाई है वो आपका करंट है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में कि दाब का मात्रक है। देखिए, दाब का मात्रक आपसे सिंपल सा पूछा गया है। तो आपको बताना है, यदि आपने दाब को पढ़ा है या फिर कंटेंट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको रिवाइज किया होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है पास्कल, ऑप्शन बी कहता है डाइन, ऑप्शन सी कहता है अर्ग और ऑप्शन डी कहता है जूल। तो आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक होता है स्टूडेंट्स पास्कल। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही, यानी कि इसमें बाकी 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को आपको छांटना है। ऑप्शन ए कहता है f+32/9 = c/5। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ऑप्शन बी कहता है f-32/9 = c/5। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है c-32/9 = f/5। तो ये भी नहीं होता और ऑप्शन नंबर आपका डी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में बताया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है C-0, यानी कि सेल्सियस माइनस हिमांक बिंदु बटे में होता है आपका क्वथनांक बिंदु, इक्वल टू होता है f-32 बटे में होता है आपका क्वथनांक बिंदु 180। यानी कि जो आपका तापमान का मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स, तापमान के मेजरमेंट के अंतर्गत मैंने आपको 4 तरीके से मेजरमेंट किए जाते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रीमर में और केल्विन में। लेकिन इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मैंने आपको एक संबंध बताया था। इसका जो फॉर्मूला होता है C-0/100 = f-32/180। तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 20 पंजे हो जाएगा 100 और ये 20 निम्मा हो जाएगा 180। तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपका C/5 = f-32/9। तो ये रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में, और जो कि सही ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये कंटेंट के दौरान भी आप बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं, आपको सब कुछ पता है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया होगा, उस पर ध्यान दिया होगा, तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और आपके सुपर टेट एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछा जाना डेफिनेटली है। अब ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपके साथ इस टॉपिक पर बेस डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है। जैसे आपका रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आपका आईएएस का एग्जाम होता है, इसके अलावा आपका यूपी टेट होता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस होते हैं। जितने भी पीसीएस एग्जाम है मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं जो मापन और मात्रक टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। और पिछला जो 69,000 में क्वेश्चंस पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं और सीधा सीधा आपके सुपर टेट में उठा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होगा वो यहीं से पूछे जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि अगर आप सारे प्रश्नों को सही करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंटेंट को अच्छे से कवर करना होगा। जब तक आप कंटेंट को अच्छे से कवर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आप रटते रहेंगे और रटने से कभी भी आप राइट ऑप्शन तक बार बार नहीं पहुंच सकते। अगर आप हर बार चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो, इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने आपको कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आप इस टॉपिक पर बेस्ड किसी भी प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर जो दूरी है इसका क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 100 मीटर, ऑप्शन बी कहता है 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कहता है 1000 मीटर और ऑप्शन डी कहता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम किस में नापते हैं, इसका सही मान क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से एक सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत ऑप्शन है जो सही नहीं है, उसको आपको छांटना है। मतलब कहने का ये स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन राइट है, एक ऑप्शन गलत है और उसी गलत ऑप्शन को आपको छांटना है। मतलब वो गलत ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए कहता है डेसिबल। तो डेसिबल में आप किसका मापन करते हैं, तो आप ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल, मतलब आप ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सही है क्योंकि डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका कहता है स्टूडेंट्स अश्व शक्ति, यानी अश्व शक्ति क्या होता है, तो ये शक्ति की इकाई है। ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स कि एक अश्व शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर में आपके 746 वॉट होते हैं और ये अश्व शक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं शक्ति यानी पावर की यूनिट होती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है समुद्री मील, और समुद्री मील का संबंध होता है नौ संचालन में दूरी की इकाई से। ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, यानी कि समुद्र में जब आप दूरी को मेजरमेंट करते हैं तो वो नौ संचालन के द्वारा करते हैं, तो इसलिए समुद्री मील की जो इकाई है उसे हम नौ संचालन में दूरी कहते हैं। तो इसलिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कहता है सेल्सियस, और सेल्सियस का संबंध उन्होंने बताया है ऊष्मा की इकाई से, जबकि बिल्कुल गलत है। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो हम सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करते हैं वो तापमान की यूनिट के रूप में करते हैं, यानी कि तापमान मेजरमेंट में हम सेल्सियस का प्रयोग भी करते हैं, फ़ारेनहाइट का प्रयोग भी करते हैं और आपके रीमर का प्रयोग भी करते हैं और केल्विन का भी प्रयोग करते हैं। और केल्विन का जो प्रयोग है वो वैज्ञानिक करते हैं, यानी कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि एसआई पद्धति में जो तापमान का मात्रक होता है वो केल्विन माना जाता है। हालांकि हम तापमान को चारों फॉर्मेट में मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बताया गया है कि सेल्सियस जो इकाई है वो ऊष्मा की इकाई है, जो कि बिल्कुल गलत है और आपको यही ऑप्शन छांटना था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि कैंडला मात्रक है, यानी कि देखिए कैंडला जो है वो मात्रक है, किसका मात्रक है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी कहता है ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी कहता है ज्योति दाब का और ऑप्शन डी कहता है ज्योति तीव्रता का। तो
तो आपको बताना है कि जो कैंडेला मात्रक है वो किसका मात्रक है, यानी कि किसके मेजरमेंट में हम कैंडेला मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स ज्योति तीव्रता, क्योंकि ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है उसको हम कैंडेला कहते हैं। और ये एक तरीके से आपके मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो मूल राशियों की संख्या 7 है उसके अंतर्गत आप ज्योति तीव्रता को भी पढ़ते हैं। तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछा गया है कि कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है, तो आपको बताना है ज्योति तीव्रता का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। देखिए जूल जो इकाई है वो किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है ऊर्जा, ऑप्शन बी कहता है बल, ऑप्शन सी कहता है दाब और ऑप्शन डी कहता है तापमान। तो आपको बताना है यहाँ पर जो जूल यूनिट है वो किसकी यूनिट है, यानी कि किसकी इकाई है। तो आपको पता होगा कि ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्जा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है एसआई में, दाब का मात्रक पास्कल होता है और तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो जूल जो मात्रक है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका ऊर्जा का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न परिमाण का मतलब है स्टूडेंट्स व्युत्पन्न राशि नहीं है। ऑप्शन ए कहता है घनत्व, ऑप्शन बी कहता है द्रव्यमान, ऑप्शन सी कहता है आयतन और ऑप्शन डी कहता है चाल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो स्टूडेंट्स भौतिक राशियों के प्रकार के अंतर्गत मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में आपको बताया है कि भौतिक राशियों को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा पढ़ते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों को तीन तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मूलभूत राशियां, दूसरा पढ़ते हैं पूरक और संपूरक राशियां और तीसरा पढ़ते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। तो स्टूडेंट्स मूलभूत राशियों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न राशियों की संख्या 2 है, यानी कि टोटल हो गए आपके 9। इन 9 को छोड़कर बाकी जो भी आपको राशियां देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। और दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो हम राशियों को पढ़ते हैं वो दो तरीके से पढ़ते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चार ऑप्शनों में कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जरूरी है आपको मूलभूत राशि और पूरक और संपूरक राशियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो मूलभूत राशियां हैं उसमें आता है आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और जो आपकी पूरक राशि है यानी कि संपूरक राशि हम जिसको कहते हैं उनकी संख्या है 2। एक है आपका समतल कोण और दूसरा होता है आपका घन कोण। तो इन 9 को छोड़कर बाकी जो भी राशियां आते हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो घनत्व जो है वो आपकी मूल राशियों के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और ना ही आपके पूरक राशियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन जो द्रव्यमान है स्टूडेंट्स ये आपकी मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका आयतन होता है स्टूडेंट्स ये भी आपकी मूलभूत राशियां पूरक राशियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जो आपका चाल होता है ये भी आपकी मूलभूत राशि और पूरक राशियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मूलभूत राशियां हैं वो आते हैं द्रव्यमान। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि व्युत्पन्न परिमाण नहीं यानी कि व्युत्पन्न राशि नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये मूलभूत राशि है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको कंटेंट को डिटेल में पढ़ना जरूर होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों से आप हाथ धो सकते हैं। मतलब आप सुपर टेट के एग्जाम में जितना भी आप मेहनत करके जाएं, जितने भी आप चीज़ों को पढ़कर जाएं, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएं, मोस्टली चांसेस होंगे कि आप क्वेश्चंस में डाउट में फंसेंगे। और ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आप सही तरीके से सिलेबस को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे ज़्यादा जो है सिलेबस को पहले देखना है। सिलेबस के अंतर्गत जो कंटेंट आपको दिए गए हैं उनको रीड करना है और उसके अंतर्गत जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। यदि आप हर एक टॉपिक को इस तरीके से कवर करते हैं तो फिर आपके जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब आप जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच पाएंगे और इससे आपके जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों को देखकर रियलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि श्यानता की इकाई है। देखिए श्यानता, जो श्यानता है इसकी इकाई क्या है, यानी कि इसकी यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है पावेज, ऑप्शन बी कहता है पास्कल, ऑप्शन सी कहता है पाउजूली और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि श्यानता की जो इकाई है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पास्कल मात्रक होता है वो आपके दाब का होता है और पाउजूली जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब जो श्यानता की इकाई है वो है आपकी पाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए कहता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी कहता है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कहता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी कहता है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, यानी जिसको हम तापक्रम कहते हैं, ये कितना होता है। तो अगर आपने स्टूडेंट्स कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा है तो आप इजीली बता सकते हैं। और वैसे भी आपको नॉर्मली पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो डॉक्टर जिसकी नपाई करते हैं वो करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो जो डॉक्टर आपका मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अगर हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 98 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं हो सकता और ना ही 66 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ना ही 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। स्टूडेंट्स जरूरी ये नहीं है कि जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है वही आपके ऑप्शन में पूछे जाए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में घुमा भी कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट यदि पता होगा तभी आप उसके आसपास पहुंच पाएंगे। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं जो डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो चारों ऑप्शनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि आपको पता होगा 98 डिग्री सेल्सियस कभी भी सामान्य तापमान बॉडी का नहीं हो सकता और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं हो सकता और ना ही 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स कभी कभी होता ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में जाना होता है, ज़रूरी ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा है बिल्कुल वही आपके ऑप्शन में देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है, यानी कि एक खगोलीय इकाई जो है वो औसतन बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के, ऑप्शन सी कहता है बृहस्पति और सूर्य की दूरी के और ऑप्शन डी कहता है प्लेटो और सूर्य की दूरी के। तो आपको बताना है कि एक खगोलीय इकाई जो है वो औसतन किसके बराबर होते हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट्स लंबाई एवं दूरी के आधार पर मात्रकों को पढ़ा है तो एक खगोलीय इकाई जो स्टूडेंट्स वो आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी और सूर्य की दूरी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि सितारों की दूरी किससे नापी जाती है, यानी कि जो सितारों की दूरी है, जो आपके स्टार होते हैं, इनके जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम किस में नापते हैं, किस में मापी जाती है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अंतरिक्ष किलोमीटर में, ऑप्शन बी कहता है प्रकाश वर्ष में, ऑप्शन सी कहता है गैलेक्सिया यूनिट में और ऑप्शन डी कहता है तारकीय मील में। तो आपको बताना है कि जो सितारों की दूरी है वो किस में मापी जाती है। तो अगर आप सही से देखेंगे स्टूडेंट्स, जो सितारों की दूरी है यानी कि जो आपके स्टार्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में, और प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ना तो आप कभी भी अंतरिक्ष किलोमीटर कोई अलग पैमाना होता है और ना ही आप गैलेक्सी यूनिट का यूज करते हैं और ना ही आप तारकीय मील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सितारों की जो दूरी है उसको आप नापते हैं प्रकाश वर्ष में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। देखिए आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपके 69,000 सुपर टेट 69,000 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। ऑप्शन ए कहता है 10⁻⁴,
ऑप्शन बी कहता है 10 की पावर -6, ऑप्शन सी कहता है 10 की पावर 4 और ऑप्शन डी कहता है 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स अगर आपने दूरी के मात्रक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको घातांकीय जो मात्रक है उसको दो प्रकार बताए हैं। एक बताए हैं मैंने आपको धनात्मक घातांकी मात्रक और दूसरे बताए हैं ऋणात्मक घातांकी मात्रक। तो आपके जो ऋणात्मक घातांकी मात्रक होते हैं स्टूडेंट्स वो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और ऑटो से मैंने आपको बताया है। और अगर आप धनात्मक घातांकी मात्रक को देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग होती है डेगा, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। तो इस फॉर्मेट में है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रो है ये नेगेटिव मात्रक के अंतर्गत आते हैं और एक माइक्रोन में जो होता है आपके वो 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, यानी कि केल्विन मान से, जो केल्विन पैमाना होता है, इससे मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 280, ऑप्शन बी कहता है 290, ऑप्शन सी कहता है 300 और ऑप्शन डी कहता है 310। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया है कि जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है, अगर आप सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर आप केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 310 केल्विन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सदिश राशि कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सदिश होंगे और एक ऑप्शन सदिश नहीं होगा और उसको आपको पहचानना होगा। तो ऑप्शन ए कहता है विस्थापन, और विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग आपके वै से है। ऑप्शन बी कहता है वेग, तो वेग की स्टार्टिंग भी आपके वै से, इसका मतलब ये भी आपकी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन सी कहता है बल, बल की भी स्टार्टिंग आपके बै से है, इसका मतलब ये भी आपकी सदिश राशि है। तो इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन जो आयतन है वो आपकी अदिश राशि है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने दिशा और परिमाण के आधार पर जो आपकी दो प्रकार की राशियां हैं, यानी सदिश राशि और अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इनको मैंने डिटेल में बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सदिश राशियों को छांटने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिस शब्द का प्रयोग स्टार्टिंग वैसे होता है वो मोस्टली चांसेस होते हैं आपकी सदिश राशियों में आते हैं, और वही मेथड आपका इस क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन की स्टार्टिंग वैसे है, इसका मतलब तीनों की तीनों सदिश राशियां हैं। तो बचा हुआ ऑप्शन डी आपकी है अदिश राशि, और इसी को ही आपको छांटना था क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है आपका आयतन, क्योंकि आयतन एक अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और कंटेंट के दौरान जिस पॉइंट्स पर मैं आपको ज़्यादा फोकस करने के लिए कहता हूं उसके पीछे का रीज़न यही होता है स्टूडेंट्स कि मैं पहले से आपके क्वेश्चंस देखता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स को किस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आपके लिए वो आसानी हो। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं इस तरीके के कंटेंट को तैयार करने के लिए, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं टॉपिक को इतना आसान बना दूँ, तरीके से आपके समक्ष लेकर आऊं जिससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगे और आप चीज़ों को इजीली समझ पाए, आपको रटना ना पड़े। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करें और उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, और साथ के साथ उसे रिवाइज भी करते रहे समय समय पर, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तब आपके क्वेश्चंस कोई भी आपके रेंज से बाहर ना जा पाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची फर्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास एक, और दूसरा है सूची सेकंड, इसको आपको सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए बी सी डी है ये सूची फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो
सेकंड है 1 2 3 4, ये आपकी सूची सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है और यहाँ पर आपके कूट के रूप में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही कूट का चुनाव आपको करना है। स्टूडेंट्स, इस तरीके के प्रश्न आपके UP PCS में पूछे जाते हैं, IAS में पूछे जाते हैं, NDA जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये जो प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, ये PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है और लास्ट क्लासेस में हमने जो 2 प्रश्न इस तरीके से सॉल्व किए थे उसमें से एक क्वेश्चन आपके NDA 2015 में पूछा गया था और एक प्रश्न आपके IAS 1999 में पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न स्टूडेंट्स आपके IAS PCS और NDA जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि बड़े लेवल के एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मापन और मात्रक टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कंटेंट कराए हैं उस हिसाब से आपने देखा होगा ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो इस तरीके के प्रश्नों को देखकर डरते हैं और सोचते हैं पता नहीं IAS में या PCS में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न जितना ज़्यादा आप डरते हैं उतना ही आपके लिए आसान होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुँचना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको कोई भी 1 या 2 पॉइंट सही से पता होता है तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट त्वरण, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है आपको पता होगा कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड और इसके नीचे फिर से समय होता है, तो इसका मतलब वेग परिवर्तन का मीटर पर सेकंड और उसके नीचे भी सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो त्वरण है उसका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जैसे आपको ये पता है तो देखिए इसमें ए ऑप्शन का 4 ऑप्शन मिलता है, तो इसमें ए का आपके लिए दिया है 1 2 3 4, तो जो राइट ऑप्शन है वो 4 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सही से पता होता है तब भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे देखिए जो सेकंड है बी ऑप्शन, वो आपका कहता है बल, और आपको पता है मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो दूसरे का जो ऑप्शन है वो 3 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे बी का 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सी ऑप्शन में कहता है कार्य, और आपको पता है कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। तो अगर आप सी ऑप्शन में देखेंगे सी का पहला ऑप्शन राइट है, तो उस हिसाब से सी का यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सी का 1 आ रहा है, तो उस हिसाब से भी आप पहुंच जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो स्टूडेंट्स, जरूरी ये नहीं है कि आपको चारों जो पॉइंट बताए गए उन सभी के मात्रक पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको एक भी ठीक से पता है तो भी अगर आपके पास दिमाग है और आप समझदारी का काम करते हैं तो आप इजीली राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से अगर आपने कंटेंट को पढ़ा है तो ऐसे प्रश्नों को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप IAS का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते या PCS के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ज़रूरी ये है कि जब जब आप सही स्ट्रेटजी के साथ सही तरीके से वर्क करते हैं तब तब आपके रिजल्ट बेहतर आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप चीज़ों से बिल्कुल ना डरे। चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी भी बुक को उठाते और कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। अगर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगेंगे तो आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक पेड़ को काटना है तो उस पेड़ के एक ही पॉइंट पर आपको बार बार करना होगा। अगर आप उस पेड़ के सभी पॉइंट पर जाकर एक एक कुल्हाड़ी मारेंगे तो उस पेड़ को आप जीवन में कभी नहीं काट सकते। इसलिए पढ़ाई का भी यही एक तरीका है कि जब जब आप किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए, जब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो सही स्ट्रेटजी ये है कि एक ही जगह पर फोकस करें, उसके सिलेबस को रीड करें और सिलेबस में जो कंटेंट आपको आयोग ने दिया है उस कंटेंट को ढूंढें, उनको सही से कलेक्ट करें और उन पर बेस्ड कंटेंट को पहले कवर करें, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तभी आप ऐसे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्लियर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी कि इसमें से कौन सा वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा मतलब वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। तो यहाँ पर स्टूडेंट सदिश राशि आपसे हिंदी में ना पूछकर आपको वेक्टर क्वांटिटी का देवनागरी लिपि आपको बताया वेक्टर मात्रा, और बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि बच्चा वेक्टर मात्रा देखकर ये कंफ्यूज ना हो जाए कि अदिश बताना है या सदिश।
लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में भी उन्होंने बता दिए वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही एग्जामिनर ने इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो देखना चाहता है कि बच्चे ने चीज़ों को सही तरीके से पढ़ा है या फिर ऊपर ऊपर से रट्टे मारे। जो रट्टे मारने वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पे जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सदिश राशि तो पढ़कर आते हैं हिंदी में, बट उसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये नहीं पढ़ते। और वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया देवनागरी लिपि में, सीधा सीधा उसी को वेक्टर और क्वांटिटी को मात्रा भी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें आधा चेंज किया इंग्लिश के वर्ड और आधे रखे उन्होंने हिंदी वाले वर्ड। तो इस तरीके से आपको चेंज करके भी एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो इजीली आप ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। ऑप्शन ए कहता है इसका बल, ऑप्शन बी कहता है चाल, ऑप्शन सी कहता है ऊर्जा और ऑप्शन डी कहता है तापमान। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको 3 शॉर्ट मेथड बताए। एक बताया था कि जिस भी शब्द का प्रथम लेटर आपका मोस्टली चांसेस है वे से स्टार्ट होता है या बे से स्टार्ट होता है, वो सभी आपके सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाल में बे से स्टार्ट नहीं होता है, ऊर्जा बे से स्टार्ट नहीं होता और तापमान भी बे से स्टार्ट नहीं होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बल, क्योंकि बल की स्टार्टिंग जो अक्षर है वो है आपका बे, और बे से स्टार्ट होने वाले मोस्टली जो शब्द होते हैं वो आपकी सदिश राशियों में काउंट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है कि पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है आर्द्रता की, ऑप्शन बी कहता है तापमान की, ऑप्शन सी कहता है वर्षा की और ऑप्शन डी कहता है दाब की। तो आपको बताना है कि जो पास्कल इकाई है वो किसकी है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है स्टूडेंट्स, पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि 1 मील बराबर होता है, यानी कि 1 मील किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है 161 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 165 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 1.85 किलोमीटर और ऑप्शन डी कहता है 1.80 किलोमीटर। आपको बताना है कि 1 मील बराबर कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रयोगात्मक मात्रक होते हैं, जैसे आपके लंबाई या दूरी के मात्रक, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 1 मील में 1760 गज होते हैं, और अगर आप किलोमीटर में मेजर करते हैं तो होता है 1.609 किलोमीटर। ठीक, तो 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर। तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो अगर दशमलव के बाद कोई 0.9 यानी 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है, इसका मतलब 1.61 किलोमीटर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.61 किलोमीटर। और इसी तरीके से कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक नॉटिकल मील में होते हैं आपके 1.852 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल मील में होते हैं 1.852 किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया था 1.85 किलोमीटर। इसका मतलब ये नॉटिकल मील का मान है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 मील बराबर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये जो बाकी 2 ऑप्शन हैं ये आपको क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मापन और मात्रक टॉपिक पर बेस्ड इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना होता है। जब आप टॉपिक को स्टडी करेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रटा हुआ हो जाएगा, और अगर आपने क्वेश्चनों को रट रखा है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में फंस भी सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो माइक्रोमीटर में थे और उनको मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उनके वैल्यू को थोड़ा चेंज किया गया था, और मोस्टली जो बच्चे हैं वो वहां पर गलती करेंगे, जो ऊपर ऊपर से रटेंगे वो क्वेश्चनों में जाके इस तरीके से फंस जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको चाहेगा कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चंस को गलत करें, लेकिन आप क्वेश्चंस को तभी राइट कर सकते हैं जब आप चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने आए होंगे। तो आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही इजी और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने रहे हैं और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और क्वेश्चनों का स्तर आपको कैसा लगा।
अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट भी बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।